नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस ऑडियो बुक के प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। चैप्टर 45, आदित्य की कुकिंग स्किल्स। आदित्य ने जो कुक किया था वह किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं था। फर्स्ट क्लास डेकोरेशन के साथ डाइनिंग टेबल पर सर्व किए गए खाने को देखकर तीनों लड़कियों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाते हैं। आदित्य, क्या सच में ये सब तुमने कुक किया? क्यारा आदित्य से पूछती है। क्यारा, तुम्हें मेरे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है जो मेरे बिहाफ पर हम सबके लिए कुक करेगा? ऑफ कोर्स, ये सब मैंने ही कुक किया है, आदित्य स्माइल करते हुए क्यारा को जवाब देता है। फिर वे सभी आदित्य के बनाए हुए खाने को टेस्ट करने लगते हैं। जैसे ही वे सभी उस खाने को टेस्ट करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे स्वर्ग में पहुंच गए। परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ वह खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना हुआ था। आदित्य, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्यारा कहती है। सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना हुआ है, रोमी कहती है। सच में आदित्य, तुमने बहुत ही अच्छा कुक किया। थैंक यू मुझे खाने पर इनवाइट करने के लिए, मैं ये ट्रीट हमेशा याद रखूंगी, श्रेया उस खाने को टेस्ट करते हुए कहती है। उनकी बातें सुनकर आदित्य स्माइल करता है। ये मेरे लिए सच में खुशी की बात है कि आप सभी को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया, आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। आदित्य, तुम्हारे कुकिंग स्किल्स अमेजिंग हैं। मुझे ये बताओ, तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी? रोमी आदित्य से पूछती है। असल में मैंने कुकिंग अपनी दादी से सीखी है, और मैं पहले रेस्टोरेंट में भी जॉब करता था। वहाँ देखकर और कुछ किताबें पढ़कर मैंने कुकिंग करना सीख लिया, आदित्य स्माइल करते हुए रोमी को जवाब देता है। आदित्य, तुम्हें इतने अच्छे से कुकिंग आती थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यारा आदित्य से पूछती है। क्यारा, तुमने मुझसे पूछा नहीं और मैंने तुम्हें बताया नहीं, आदित्य अपने कंधे उचकाते हुए जवाब देता है। आदित्य, क्या तुम मुझे कुकिंग सिखाओगे? आदित्य की बातें सुनकर रोमी उससे पूछती है। जरूर, क्यों नहीं, आदित्य स्माइल करते हुए रोमी को जवाब देता है। आदित्य का हाँ सुनकर रोमी खुश हो जाती है। फिर वे सभी हंसते मुस्कुराते बातें करने लगते हैं। इधर पारस भी अपना काम पूरा करके घर लौट आया था। जब पारस घर पहुंचा तब तक सबका डिनर हो चुका था और वे सभी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। पारस, तुम आ गए? आते हुए जरूर तुमने डिनर कर लिया होगा, रोमी और क्यारा पारस से पूछती है। उनकी बातें सुनकर पारस कंफ्यूज हो जाता है। मैंने डिनर नहीं किया, लेकिन तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पारस कंफ्यूज होते हुए रोमी और क्यारा से पूछता है। क्योंकि हमने डिनर कर लिया है, वे दोनों जवाब देती हैं। तुम लोगों ने डिनर कर लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पारस कंफ्यूज होकर पूछता है। बहुत बड़ी बात है, हमने सारा खाना खत्म कर दिया है और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचाया। वे दोनों अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ पारस को जवाब देती हैं। क्या तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं बचाया? रोमी और क्यारा की बातें सुनकर पारस का चेहरा उतर जाता है। पारस, हमें माफ कर दो, हमने सोचा था कि तुम्हारे लिए थोड़ा खाना बचाएंगे, लेकिन वह खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तुम्हें पता है वह खाना कितना टेस्टी बना हुआ था? फिर क्यारा और रोमी पारस को उस खाने के बारे में बताने लगती हैं। वे इतनी तल्लीनता से बता रही थीं कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। उनके बातों का असर पारस पर भी हो रहा था। उनकी बातें सुनकर पारस के मुंह में पानी आ जाता है। वह भागते हुए किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने जाता है, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। पारस अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर किचन से बाहर निकल आता है। इधर श्रेया को भी घर जाना था तो वह सबसे जाने की इजाजत लेती है। श्रेया, तुम भी यहीं क्यों नहीं रुकती हमारे साथ? श्रेया के जाने की बात सुनकर क्यारा उससे पूछती है। श्रेया, रोमी और क्यारा को मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वे सभी अच्छे दोस्त बन चुके थे। क्यारा की बात सुनकर श्रेया स्माइल करते हुए मना कर देती है। श्रेया, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं, आदित्य श्रेया से कहता है। श्रेया सिर हाँ में हिलाती है। पारस, तुम भी जाओ इनके साथ, क्यारा पारस से कहती है। फिर वे तीनों वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद पारस को एक रेस्टोरेंट दिखता है। आदित्य भाई, मुझे भूख लगी है। उस रेस्टोरेंट को देखकर पारस आदित्य से कहता है। ठीक है, यही रुको, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। पारस की बातें सुनकर श्रेया कहती है। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
हम तुम्हें पहले घर छोड़ देते हैं। पारस कहता है। नहीं पारस भाई, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। श्रेया कार से उतरते हुए पारस से कहती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलूंगा। आदित्य श्रेया से कहता है। आदित्य, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, श्रेया कहती है, लेकिन आदित्य नहीं मानता। आदित्य, तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो, श्रेया कहती है। हाँ, तुम्ही से तो सीखा है मैंने। श्रेया की बातें सुनकर आदित्य स्माइल करते हुए कहता है। फिर आदित्य और श्रेया वहाँ से जाने लगते हैं। पारस भी कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। आदित्य, तुम पहले से बहुत बदल गए हो, रास्ते में चलते हुए श्रेया आदित्य से कहती है। श्रेया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आदित्य पूछता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम अब बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट बन चुके हो, और मैं जानती हूँ तुम आगे जाकर बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, श्रेया कहती है। उसकी बातें सुनकर आदित्य स्माइल करता है। श्रेया, मैं चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाऊं, तुम्हारे लिए वही आदित्य रहूंगा, आदित्य मुस्कुराते हुए श्रेया से कहता है। उसकी बातें सुनकर श्रेया भी मुस्कुरा देती है। चैप्टर 46, पारस वर्सेस क्यारा। स्टारी कप टूर्नामेंट शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और अब तक उस कॉन्टेस्ट के 2 राउंड पूरे हो चुके थे, जिनमें से 50 स्टूडेंट्स तीसरे राउंड में जाने वाले थे। तीसरे राउंड में 5-5 लोगों के ग्रुप्स के 10 मैच होने वाले थे, जिनमें से टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को चुना जाने वाला था। आदित्य अपने घर के छोटे से ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए यही सब बातें सोच रहा था। तभी उसे पारस की आवाज़ सुनाई देती है। आदित्य, चलो एक मैच कर लेते हैं। अगर तुम जीते तो तुम मुझसे कोई भी काम करवा सकते हो, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा, पारस कहता है। पारस, तुम्हें आदित्य से फाइट करनी है, क्यारा बोलती है। ये बात तो सब जानते हैं कि तुम्हारी और आदित्य की ताकत में कितना बड़ा अंतर है। अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो मुझसे करो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम्हारा बनाया हुआ खाना, पारस मुंह बनाता है। बेहतर होगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में खा लूं। उसकी बातें सुनकर क्यारा को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरे खाने को बेकार कहने की हिम्मत कैसे की? क्यारा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है। अब बेकार है तो बेकार है, और उसे कहने के लिए हिम्मत की क्या जरूरत? पारस कंधे उचकाते हुए कहता है। तुम दोनों लड़ो मत, मैं सबके लिए खाना बना दूंगा, आदित्य उन दोनों को रोकते हुए कहता है। आदित्य, इस बेवकूफ ने मेरे खाने को बेकार कहा है, मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी, क्यारा गुस्से में बोलती है। तो फिर किसका इंतजार कर रही हो? मैं यही हूं, आओ मुझसे फाइट करो, पारस चिल्लाता है। आदित्य उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उनका गुस्सा शांत नहीं होता। आखिर में आदित्य हार मानकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस ग्राउंड में किक्स और पंचों की टकराने की आवाजें गूंजने लगती हैं। पारस, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब इससे बचकर दिखाओ, क्यारा गुस्से में चिल्लाती है और पारस पर अटैक कर देती है। पारस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उसके अटैक से बच जाता है और फिर अपने पंच से अटैक कर देता है। अब दोनों एक दूसरे पर लगातार पंचेस और किक्स बरसाने लगते हैं। कभी क्यारा पारस पर अटैक करती है तो कभी पारस क्यारा पर, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। क्यारा, क्या हुआ, थक गई क्या? पारस हंसते हुए पूछता है। थके तो तुम लग रहे हो, क्यारा जवाब देती है। थके मेरे दुश्मन, पारस कहता है और भागते हुए क्यारा की तरफ जाता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है, वह एक जोरदार पंच क्यारा के चेहरे की तरफ मारता है। क्यारा अपने पैरों को अजीब तरीके से ट्विस्ट करके उस अटैक से बच जाती है। बच गई, पारस स्माइल करता है और दूसरा पंच क्यारा के चेहरे की तरफ मारता है। पहले पंच से बचने के बावजूद दूसरा अटैक देखकर क्यारा चौंक जाती है और अपने चेहरे के सामने हाथ कर लेती है। जैसे ही पंच उसके हाथ पर लगता है, क्यारा उड़ते हुए आदित्य की दिशा में जाकर गिरती है। क्यारा, तुम ठीक हो? आदित्य उसे उठाते हुए पूछता है। मैं ठीक हूं, क्यारा जवाब देती है और गुस्से में पारस की तरफ देखने लगती है। पारस उसे देखकर हंस रहा था, जिससे क्यारा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। क्यारा, पहले शांत हो जाओ, आदित्य उसका हाथ पकड़कर कहता है। नहीं आदित्य, मैं इसे सबक सिखाए बिना शांत नहीं हो सकती, क्यारा गुस्से से चिल्लाती है। क्यारा, गुस्से से फाइट नहीं जीती जाती, शांत रहकर फाइट करो, आदित्य चिल्लाता है। फिर वह आगे कहता है। क्यारा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बहुत ताकतवर हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, गुस्से का नहीं। मैंने पहले भी कहा था, तुम फाइट करते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन तब
जब तुम शांत होकर लड़ती हो। आदित्य की बातें सुनकर क्यारा अपना सिर हिलाती है और मुस्कुराने लगती है। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आदित्य भी उसे देखकर स्माइल करता है। क्यारा खड़ी होती है और पारस की ओर बढ़ने लगती है। पारस उसकी मूवमेंट को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। अब क्यारा किसी तितली की तरह हल्के हल्के कूदती और घूमती हुई पारस की ओर आ रही थी। पारस उसे अपनी तरफ आते देख भागते हुए एक पंच मारता है, लेकिन क्यारा आसानी से उसे डॉज कर देती है और तुरंत ही अपने पैर से जोरदार किक उसके सीने पर मारती है। किक लगते ही पारस कुछ कदम पीछे चला जाता है। जैसे ही वह खुद को संभालता है, क्यारा की एक और किक उसके चेहरे की ओर उड़ती हुई आती है। इस बार पारस बच नहीं पाता और जोर से दूर जाकर गिरता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। आगे से चैलेंज करने से पहले 10 बार सोच लेना। क्यारा जमीन पर पड़े पारस को देखते हुए कहती है और आदित्य की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य, तुम्हें मेरी फाइट कैसी लगी? क्यारा पूछती है। हर बार की तरह खूबसूरत, आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है। कुछ देर बाद आदित्य और रूमी सबके लिए खाना बनाते हैं। खाने के बाद सब लोग ड्रैगन मार्शल हॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, एक लंबा बड़ा आदमी जिसने काला कोट पहना था वहां आ जाता है। मिस क्यारा, आपको मैडम ने ब्लू ड्रैगन होटल में बुलाया है, वो आदमी कहता है। आज आदित्य का मैच है, क्या हम थोड़ी देर बाद आ सकते हैं? क्यारा पूछती है। नहीं, मैडम ने आपको तुरंत बुलाया है। उसकी बातें सुनकर क्यारा का चेहरा उतर जाता है। क्यारा, तुम चली जाओ, कोई ज़रूरी काम होगा तभी मैडम ने तुम्हें बुलाया होगा, आदित्य कहता है। इसके बाद क्यारा, रोमी और पारस उस आदमी के साथ चले जाते हैं। आदित्य भी ड्रैगन मार्शल हॉल की तरफ निकल पड़ता है। चैप्टर 47, तीसरा राउंड। ड्रैगन मार्शल हॉल पहुंचने के बाद आदित्य देखता है कि वहां पहले से ही टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे। तीसरा राउंड शुरू होने में बस 30 मिनट बचे थे। आदित्य देखता है कि सबसे पहले उसी के ग्रुप का मैच होने वाला था। आदित्य एक लंबी सांस लेता है और तीसरे राउंड के शुरू होने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद तीसरे राउंड शुरू हो जाता है और सभी कंटेस्टेंट्स रिंग के अंदर आने लगते हैं। उस ग्रुप में आदित्य के सामने 4 स्टूडेंट्स मौजूद थे। उनमें से 2 स्टूडेंट्स तो रैंडम एकेडमीज से थे, लेकिन 2 स्टूडेंट्स एक ही एकेडमी से थे, फीनिक्स आई एकेडमी। ये 2 स्टूडेंट्स और कोई नहीं बल्कि फीनिक्स आई एकेडमी के यक्ष और दक्ष थे, जिन्हें लोग ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बुलाते थे। रिंग में उन दोनों को एक साथ देखकर आदित्य की एकेडमी के साथ साथ उन अन्य 2 एकेडमीज के हेड्स के चेहरे पर भी उदासी छा जाती है। वे सभी यक्ष और दक्ष की ताकत को अच्छी तरह जानते थे। लोग भी इस मैच में यक्ष और दक्ष को एक साथ लड़ते देखने के लिए बेहद उत्साहित थे और उनकी एक्साइटमेंट जायज़ भी थी। यक्ष और दक्ष बहुत कम ही टीम बनाकर फाइट करते थे, इसलिए रिंग में सबकी जुबां पर बस उन्हीं का नाम था। लेकिन दूसरी तरफ रैंडम एकेडमीज के सपोर्टर्स को यह मैच किसी भी तरह से फेयर नहीं लग रहा था, मगर वे इसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि वे ड्रैगन हॉल के खिलाफ नहीं जा सकते थे। रिंग में मैच शुरू हो चुका था और जैसा कि उम्मीद थी, यक्ष और दक्ष अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से लड़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को बुरी तरह घायल कर मैच से बाहर कर दिया। आदित्य भी उनकी स्पीड और टीम वर्क देखकर दंग रह गया था। वे दोनों उसके अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। अब वे दोनों तेजी से आदित्य पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। आदित्य देखता है कि उनके अटैक बिजली की रफ्तार से उसकी दिशा में आ रहे हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आदित्य उनके ताकतवर हमलों से बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उनके हमले आदित्य को छूने वाले थे, वह अपने पैरों को अजीब तरीके से ट्विस्ट करता है और एक टर्न के साथ उनके अटैक्स को डॉज कर देता है। आदित्य को इतनी आसानी से उनके अटैक्स से बचते देख यक्ष और दक्ष हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य इतनी आसानी से उनके हमले डॉज कर देगा। वे दोनों फिर से आदित्य पर लगातार हमले करने लगते हैं, लेकिन बार बार हमला करने के बावजूद वे उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इस वक्त आदित्य क्यारा की स्वान्स वालिन डांस स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके कारण वह अपने पैरों को एक विशेष रिदम में मूव कर रहा था। आदित्य का हर एक स्टेप एकदम फ्लॉलेस था,
जो इस स्किल को और भी बेहतरीन बना रहा था। उसके हर एक स्टेप में टर्न और जंप्स के साथ एक शानदार लय थी, जिससे वह किसी डांसिंग एंजल की तरह लग रहा था। रिंग में आदित्य को डांसिंग मूव करते देख लोग पागल से हो गए थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यक्ष और दक्ष भी पूरी तरह से उलझन में पड़ चुके थे। उनके सभी हमले बेकार नजर आ रहे थे। उल्टा जैसे जैसे आदित्य डांस कर रहा था, यक्ष और दक्ष के दिमाग और दिल पर एक अजीब सा दबाव बढ़ता जा रहा था। इस स्किल के प्रभाव से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दलदल में फंस गए हों, जहां से निकलना नामुमकिन था। वे दोनों इस प्रभाव से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे इससे बाहर नहीं निकल पाते और अगले ही पल अपने घुटनों पर आ जाते हैं। हम हार मानते हैं, ये सब बंद करो। वे दोनों घुटनों पर बैठकर आदित्य से कहते हैं, ये कौन सी स्किल है? आदित्य के रुकने के बाद यक्ष और दक्ष उससे पूछते हैं। स्वान स्वालिन डांस, आदित्य कहता है और रिंग से बाहर जाने लगता है। ये स्किल तो अमेजिंग है, लेकिन इसका भी एक टाइम लिमिट है। अगर वे दोनों थोड़ी देर और इस प्रेशर को सहन कर लेते तो मुझे ना चाहते हुए भी इस स्किल को रोकना पड़ता। आदित्य रिंग से बाहर निकलते हुए मन ही मन कहता है। स्वान स्वालिन डांस भले ही एक डांसिंग मार्शल आर्ट स्किल थी, लेकिन इसे करने वालों का शरीर अंदर से बहुत मजबूत होना चाहिए। आदित्य ने इस स्किल को पूरे 1 घंटे तक अपनी पूरी क्षमता के साथ परफॉर्म किया था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वह न जाने कितनी बार मर चुका होता। यहाँ तक कि क्यारा भी इतनी मजबूत नहीं थी कि इस स्किल को पूरी क्षमता से परफॉर्म कर सके। आदित्य अब रिंग से बाहर निकलकर अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कोई था जो उसे मैच की शुरुआत से ही देख रहा था। आदित्य को अपनी सीट की तरफ जाते देख उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इंटरेस्टिंग, इससे फाइट करने में तो सच में मज़ा आ जाएगा। वह व्यक्ति चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए आदित्य को देखते हुए कहता है और मार्शल हॉल से बाहर चला जाता है। इसके बाद कुछ देर तक बाकी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स के मैच होते हैं और अंततः स्टारी कप के टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स का चुनाव कर लिया जाता है। आदित्य के साथ साथ केल्विन और आर्यन भी टॉप 10 में पहुंच चुके थे। हालांकि कल्पना ने जीतने के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। उसके ग्रुप में केल्विन आ गया था और वह उसे हरा नहीं पाई, इसलिए उसे टॉप 50 में ही रुकना पड़ा। तीसरे राउंड के मैच खत्म होने के बाद स्क्रीन पर अगले दिन के मैचों की लिस्ट फ्लैश होने लगती है। आदित्य देखता है कि अगले दिन उसका मैच आर्यन सिंह राठौड़ के साथ होने वाला था। इस लिस्ट को देखकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। चैप्टर 48। अनजान विरोधी। ब्लू ड्रैगन होटल में क्यारा अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर किसी बात की गहरी चिंता साफ झलक रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन की ओर देखा। आदित्य का नंबर फ्लैश हो रहा था। वह झट से फोन उठा लेती। आदित्य, क्या हुआ? तुम मैच जीते या नहीं? क्यारा घबराते हुए पूछती। क्यारा, तुम्हें क्या लगता है? आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है। आदित्य, बातों को घुमाना बंद करो और सीधा बताओ तुम जीते या नहीं। क्यारा थोड़ी तेज आवाज में पूछती है। क्यारा, तुम इतनी परेशान मत हो, मैं मैच जीत गया। आदित्य क्यारा को टेंशन में देखकर मुस्कुराते हुए कहता है। आदित्य, क्या सच में तुम जीत गए? आदित्य की बात सुनकर क्यारा राहत की सांस लेती है और फिर से पूछती है। हाँ क्यारा, मैं जीत गया और मेरी इस जीत का क्रेडिट तुम्हें जाता है। आदित्य बताता है। मुझे? क्यारा आश्चर्य से बड़बड़ाती है। हाँ क्यारा, तुम मेरी दोस्त हो और तुमने ज़रूर मेरी जीत के लिए दुआ की होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं दुआओं की बदौलत जीतने में कामयाब हुआ हूँ, इसलिए मेरी जीत का क्रेडिट तुम्हें जाता है। हाँ, मैंने दुआ की थी कि तुम जीत जाओ, लेकिन मेहनत तो तुम ही ने की थी ना, तो क्रेडिट हम दोनों को मिलना चाहिए। क्यारा हंसते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर आदित्य भी मुस्कुरा देता है। क्यारा, तुम घर कब लौट रही हो? आदित्य बातचीत के दौरान पूछता है। उसका सवाल सुनकर क्यारा का चेहरा अचानक उतर जाता है। आदित्य, माया दी ने कहा है कि जब तक टूर्नामेंट के फाइनल्स नहीं हो जाते तब तक हमें ब्लू ड्रैगन होटल में ही रुकना होगा। क्यारा अफसोस जताते हुए कहती है। आदित्य सिर हिलाते हुए कहता है। अगर मैडम ने कहा है तो ज़रूर कोई बात होगी। आदित्य, क्या तुम दी से बात करके मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? क्यारा उम्मीद से पूछती है। आदित्य उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। क्यारा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं उनसे तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात करूँगा तो वो मुझे सीधा ऊपर भेज देंगे।
मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, माफ़ करना, कहकर आदित्य फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ क्यारा बस हेलो हेलो करती रह जाती है। जहाँ क्यारा अपने कमरे में आदित्य से फ़ोन पर बात कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक लड़का ब्लू ड्रैगन होटल में प्रवेश कर रहा था। ये वही लड़का था जो पहले आदित्य को यक्ष और दक्ष के साथ फाइट करते हुए गौर से देख रहा था। होटल में एंटर करने के बाद वह लड़का रिसेप्शनिस्ट को अपनी आईडी दिखाता है। मिस्टर समर, आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, रिसेप्शनिस्ट कहती है और उसे उसके कमरे की ओर ले जाती है। समर वही लड़का था जिसका जिक्र एक बार क्यारा ने आदित्य के सामने किया था। इस बीच आदित्य स्टैरी कप के टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका था। उसका अगला मैच आर्यन के साथ होने वाला था। अगले दिन जब आदित्य मार्शल हॉल पहुंचता है तो लोग उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई अजूबा उनके सामने खड़ा हो। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आदित्य यक्ष और दक्ष को हार मानने पर मजबूर कर देगा। यक्ष और दक्ष की ताकत से सभी वाकिफ थे। आज तक कोई भी जोड़ी उन्हें हरा नहीं पाई थी, लेकिन आदित्य ने अकेले ही दोनों को हराकर सभी को चौंका दिया था। पहले लोग आदित्य को सिर्फ किस्मत का धनी समझते थे, मगर अब उनके नज़रिए में बदलाव आ चुका था। अब वे उसकी मेहनत और काबिलियत की इज्जत करने लगे थे। आदित्य इन नज़रों की परवाह किए बिना अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने मैच का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद टॉप 10 का पहला मैच शुरू हो जाता है। इसी तरह एक के बाद एक 3 और मैच हो जाते हैं। अब चौथा मैच कैल्विन का था। कैल्विन आदित्य को देखकर मुस्कुराता है और फिर रिंग में प्रवेश करता है। इसके बाद कैल्विन का प्रतिद्वंदी भी रिंग में प्रवेश करता है। कैल्विन का यह प्रतिद्वंदी जेनशिन एकेडमी से आया था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह भी पहली बार स्टारी कप में भाग ले रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य। कैल्विन ने उसे पहले कभी स्टारी कप में नहीं देखा था, लेकिन एक बार उसकी फाइट को ऑब्जर्व किया था। हालांकि तब वह उसकी पूरी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाया था। उस लड़के का स्टारी कप में आना सभी के लिए रहस्यमय था। अब तक किसी भी मैच में उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिर वह लड़का कौन था? क्या वह कैल्विन के लिए एक नई चुनौती बनने वाला था? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे मेरे साथ इस एक्शन और फैंटेसी से भरपूर कहानी के सफ़र में। धन्यवाद।